कार एक्सीडेंट और एमनीजिया के बाद जिस दिन मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लियू रुआन तुरंत राहत महसूस करने लगी। सब कहते हैं कि मेरी पत्नी एक अरबपति सीईओ हैं, लेकिन मैं 3 दिन से वार्ड में पड़ा हूं और किसी से मिला तक नहीं। उनकी सहायक आकर मुझे समझाने लगीं, सर, लियू रुआन आपकी बहुत परवाह करती हैं। जिस दिन आपको भर्ती कराया गया, लियू रुआन ने तुरंत विदेश से एक विमान चार्टर किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपको कोई बाहरी या आंतरिक चोट तो नहीं है। उसके बाद ही वे कंपनी गईं। मैंने बेपरवाही से कुछ कहा नहीं। खैर, मैं वहाँ था ही नहीं, इसलिए मैंने उनकी बनावटी बातें सुन ली। एक बनावटी पत्नी जो 3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आई, फ़ोन नहीं किया, एक भी संदेश नहीं भेजा, उसे वह एक बेहद स्नेही प्रेमिका के रूप में पेश कर रही थीं। ये हास्यास्पद था। जांग यूजियाओ ने मुझे देखा जो नींद में आंखें बंद किए हुए थी, और उनके मन में जो भी शब्द थे वे अचानक बेकार हो गए। सर, लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन उसने जो कहा वो सब सच है। लियू रुआन आपकी चिंता कर रहे हैं सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लियू रुआन आपसे मिलने अस्पताल क्यों नहीं आई। जांग यूजियाओ ने चुपचाप आह भरी और वार्ड से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपने बॉस लियू रुआन को वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़े देखा। सब लोग यहाँ हैं, क्या तुम उनसे मिलने नहीं जा रही हो? जांग यूजियाओ को हमेशा लगता था कि कार दुर्घटना के पहले दिन उसने लियू रुआन को घबराकर अस्पताल में आते देखी थी, वो नकली थे। हो सकता है कि लियू रुआन की जुड़वा बहन हो, या शायद नहीं। लियू रुआन ने पूछा, वो कैसे हैं? जांग यूजियाओ ने बहुत सोचा और अंत में आंखें बंद करके गहरी सांस ली। महोदय बहुत शांत हैं। लियू रुआन को अचानक जांग यूजियाओ का मतलब समझ आ गया। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या वो बिल्कुल भी नहीं रोया? जांग यूजियाओ ने जोर से सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। लियू रुआन ने उसे पहले ही कहा था कि जब भी श्रीमान रोना शुरू करें, उसे तुरंत फ़ोन करके सूचना देनी चाहिए। जाहिर है लियू रुआन इसमें माहिर थी और श्रीमान को मनाने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन श्रीमान रोना बंद कर दिए और लियू रुआन को उन्हें मनाने का मौका भी नहीं मिला। लियू रुआन बंद वार्ड के दरवाजे को घूरती रहीं और मन ही मन बुदबुदाईं, इतनी नाराज़। जांग यूजियाओ ने मन ही मन आंखें घुमाई। शादी की 3री सालगिरह पर तुम श्रीमान के भाई के साथ विदेश गई थीं। श्रीमान नाराज़ क्यों नहीं होते? अगर ऐसा ना होता तो श्रीमान रात भर न सोने के बाद गाड़ी चलाते समय विचलित न होते, अपनी ही गैराज से टकरा जाते और उन्हें सिर में चोट भी लग जाती। ये सब तुम्हारी गलती है। लियू रुआन ने झांग यूजियाओ के पीछे वार्ड के दरवाजे को घूर कर देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वो जानती है कि मैं किस बात से नाराज़ हूँ, लेकिन वो सच में सिर्फ मुझसे प्यार करती है और उसने कभी मेरे भाई से प्यार नहीं किया। दरअसल मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे बगल वाले कमरे में कोई फ़ोन कर रहा था। आवाज़ बहुत धीमी थी, फिर भी काफ़ी तेज़ थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार कॉल खत्म हुई और कोई और मेरे अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। वो झांग यूजियाओ नहीं थी, बल्कि एक लंबी चौड़ी प्रभावशाली लड़की थी। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? लियू रुआन ने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहें अपरिचित थीं। जब वो पहली बार मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आई थी, तब भी मैंने उसे इतनी अपरिचित नज़र से नहीं देखा था। लियू रुआन अचानक थोड़ी घबरा गई। वो मेरे बगल में बैठ गई और पुकार कर बोली, शियाओ युआन। लियू रुआन ने मेरा खुरदुरा बड़ा हाथ पकड़ लिया। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। तो वो मेरी नकली पत्नी थी, लियू ग्रुप की अध्यक्ष, जो ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन उसे लगा नहीं होगा कि मैं सच में उसकी बातों पर यकीन कर लूँगा, है ना? कार दुर्घटना के बाद जब से मैं होश में आया, वो 3 दिन से अस्पताल नहीं आई थी। मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, एक भी मैसेज नहीं भेजा। इसके बजाय वो और मेरा भाई चू शिंग खबरों में छाए हुए थे। क्या उसे लगा कि अस्पताल में रहते हुए मुझे कुछ पता नहीं था? झांग यूजियाओ ने मेरा फ़ोन छीनने की हिम्मत नहीं की। मुझे सब कुछ पता था। दूसरे लोग दूसरों की खुशी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उसे सिर्फ अपने भाई का साथ चाहिए था। अपने भाई के साथ बाहर समय बिताने के बाद अब वो घर पर उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। ये बेहद घिनौना था। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उस औरत की पकड़ से छुड़ा लिया। डॉक्टर को मैंने कहा कि मुझे भूलने की बीमारी है, इसलिए अब आपको मेरे साथ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे भी मुझे आप याद नहीं है, मुझे चूशेंग याद नहीं है, और मुझे याद नहीं कि आप दोनों के बीच इतनी गहरी नफरत कैसे पनपी। लियू रुयान ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। शियाओ युआन, मैंने ऐसा नहीं किया। शुरू से अंत तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। चूशेंग के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से निर्दोष है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। दुर्भाग्य से तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, या शायद उसके साथ आपका रिश्ता वाकई पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि वो आपके दिल की सफ़ेद चांदनी है। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, शियाओ युआन, बस करो, मैंने बिल्कुल सही बात कही है। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, कृपया जाओ। 3 साल से शादीशुदा लियू रुआन ने कहा, मैंने उसके साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। पहले जब भी मैं उसे देखता था, मेरी आंखों में एक चमक और थोड़ी सी शर्म झलकती थी। क्या सच में उसे भूलने की बीमारी हो गई है? नहीं, वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। शियाओ युआन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लियू रुआन ने एक हाथ उठाया और दूसरा हाथ मेरे पीछे अस्पताल के बिस्तर पर रखकर मुझे चूमने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जैसे ही लियू रुआन उत्तेजित होने लगी, मैंने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। लियू रुआन स्वर्ग की लाडली थी। जब से उसने लियू ग्रुप की कमान संभाली थी, किसी ने भी उसके सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की थी, और ना ही उसके सामने किसी को थप्पड़ मारना तो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं स्वभाव से नर्म हूँ और शादी के 3 सालों में मैं हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु रहा हूँ, कभी आवाज़ भी नहीं उठाई। लेकिन अब एक चुंबन की वजह से मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। लियू रुआन मुझे घूर रही थी, मानो मेरी आत्मा में झांकने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो मैं आमतौर पर शांत स्वभाव का था, लेकिन मुझे उससे ज़रा भी डर नहीं लगा। मैंने तो बेड साइड टेबल से एक टिश्यू लेकर धीरे से अपने होंठ पोंछ लिए। मेरी इस घृणा भरी हरकत से लियू रुआन के दिल में दर्द सा उठ गया। वो मुझसे नफरत करती थी, सचमुच मुझसे नफरत करती थी। अपने होठों से नमी पोंछने के बाद मैंने वार्ड के दरवाजे की तरफ इशारा किया और ठंडे लहजे में कहा, तुम कमीनी निकल जाओ। लियू रुआन को पता नहीं चला कि वो वार्ड से कैसे चली गई, लेकिन वो जानती थी कि मेरी निगाहों के सामने वो और ज़्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि मैं उससे और ज़्यादा नफरत करने लगूंगा। लियू रुआन के जाने के बाद जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता, उतना ही ज़्यादा मुझे घिन आती। इसलिए मैं बिस्तर से उठा, बाथरूम गया, अच्छे से ब्रश किया और वापस बिस्तर पर आ गया। मैंने अपना फ़ोन खोला और लियू रुआन के साथ अपनी 3 साल की शादी के बारे में ऑनलाइन सर्च किया। 3 दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ ट्रेंडिंग टॉपिक अचानक गायब हो गया। मेरी आंखों में एक ठंडी व्यंग्यात्मक चमक कौंधी। मैंने तुरंत कार्रवाई की। जल्द ही मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में एक सेकेंडरी अकाउंट है। मैंने उस सेकेंडरी अकाउंट पर स्विच किया। पिछली पोस्ट्स देखकर मेरी आंखें दुख गईं। मैंने पहली पोस्ट पर क्लिक किया। लियू रुआन की शादी की रात वो मेरे छोटे भाई चुसेंग को फ़ोन करके पागल हो गई थी। पूरे 1 महीने तक लियू रुआन वापस नहीं आई। बाद में लियू रुआन मुझे ब्लड टेस्ट के लिए अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ। मैंने उसे साफ तौर पर राहत महसूस करते देखा। उसी क्षण मुझे अचानक चूशेंग की बात पर यकीन हो गया। उससे शादी के बाद मैंने पूरा दिन अपने दूसरे अकाउंट पर पिछले 3 सालों की सभी पोस्ट्स पढ़ने में बिता दिया, जब तक कि मैं आखिरी पोस्ट तक नहीं पहुंच गया। उसमें लिखा था, मेरे मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। तारीख 1 हफ्ता पहले की थी। मैंने अपना फ़ोन कसकर पकड़ लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि नाम के श्रीमान होने के अलावा चूशेंग और मैं जुड़वां भाई थे। मैं चूशेंग से 5 मिनट पहले पैदा हुआ था। हालांकि चूशेंग बचपन से ही बीमार रहता था और 1 साल की उम्र में उसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था, जिसके कारण उसकी हालत सुधारने के लिए लंबे समय तक रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती थी। दुर्भाग्य से चूशेंग और मेरा दोनों का ब्लड ग्रुप दुर्लभ था और मैं बहुत स्वस्थ था, इसलिए मैं चूशेंग की चलती फिरती रक्त बैंक बन गया। मेरी माँ किन फांग हुआ चूशेंग और मुझे जन्म देने के बाद और बच्चे पैदा नहीं कर सकीं, इसलिए चूशेंग और मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं था, केवल 3 बड़ी बहनें थीं। लेकिन क्योंकि चूशेंग बचपन से ही कमज़ोर और बीमार था और परिवार में सबसे छोटा भाई था, मेरी तीनों बड़ी बहनों की नज़रें सिर्फ चूशेंग पर ही टिकी थीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, चू परिवार में मैं बस फालतू था। शायद मेरा एकमात्र उपयोग चूशेंग की चलती फिरती रक्त बैंक बनना ही था।
मैंने अपना फ़ोन खोला, अपने कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल किया और सभी को ब्लॉक कर दिया। उन्हें हटाने से पहले मैंने विशेष रूप से अपनी चैट हिस्ट्री देखी। जब मैंने अपने अतीत को देखा, एक पालतू कुत्ते की तरह, अपने माता-पिता और 3 बड़ी बहनों की सेवा करते हुए, हमेशा उनकी हर बात मानते हुए, उनके लिए लगातार काम करते हुए, यहाँ तक कि उन्हें पैसे भेजते हुए, तो मैंने अपना हाथ उठाया और खुद को जोर से थप्पड़ मारा। मैं कितना बेशर्म था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर हो रही जलन का मुझे एहसास ही ना हो। अंत में मैंने केवल ये चेन नाम के एक व्यक्ति को ही अपने पास रखा, क्योंकि हमारी आखिरी बातचीत अपमानों से भरी थी। उसने मुझे प्रेम में पागल कहा कि मैंने एक औरत के लिए खुद को खो दिया है। आखिरी संदेश था, चू युवान, मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझे पागल कर दोगे। जब तक तुम्हें कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो जिसमें मेरी मदद की ज़रूरत हो, मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। 9 विस्मयबोधक चिन्हों वाला आखिरी वाक्य नायक की झुंझलाहट को दिखाने के लिए काफ़ी था। मैं कुछ देर चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा और मेरे होठों के कोने मुस्कुरा उठे। मेरा अतीत पूरी तरह से खाली नहीं था। मेरे पास अभी भी ये 2 दोस्त थे। दोस्त, क्या हाल है? मैंने वॉइस कॉल का विकल्प चुना। ये चेन ने थोड़ी देर में जवाब दिया। क्या बात है? उसने पूछा। उसकी आवाज में दोस्तानापन नहीं था, बल्कि थोड़ी नाराजगी थी। मैंने धीरे से समझाया, ये चेन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगी और मेरी याददाश्त चली गई। मैंने अपने फ़ोन की चैट हिस्ट्री देखी और पाया कि तुम ही अकेले हो जिसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। ये चेन एकदम घबरा गया। क्या? तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी याददाश्त चली गई? वाह! जल्दी से मुझे अस्पताल का पता, मंजिल और कमरा नंबर भेजो। मैं अभी आ जाऊंगा। जिस आदमी ने पहले मुझसे दोबारा संपर्क न करने की धमकी दी थी, उसका रवैया अचानक बदल गया था। मैंने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। कॉल खत्म करने के बाद मैंने अपनी लोकेशन भेज दी। इसी बीच लियू ग्रुप की लियू युएलान प्रेसिडेंट लियू के ऑफिस में दौड़ी। बड़ी बहन, क्या हुआ? मेरे जीजा ने तुम्हें थप्पड़ मारा का क्या मतलब है? वो तुम्हें थप्पड़ कैसे मार सकता है? मेरी ठंडी घृणा भरी निगाहों को याद करते हुए लियू रुयान धीरे से बोली, उसे भूलने की बीमारी है, वो नाटक नहीं कर रहा है। लियू युएलान ने अचानक अपनी बहन के खूबसूरत होठों की तरफ देखा और खांसते हुए कहा, अपनी बहन को इतना जानने के बाद वो आसानी से ये नहीं मानेगी कि उसे भूलने की बीमारी है। लियू रुयान ने अपना हाथ उठाया, अपनी छाती पर दबाया और कुछ हैरानगी भरे भाव से पूछा, वो मुझसे नफरत करता है। अगर उसे भूलने की बीमारी भी है, तो वो मुझसे नफरत क्यों करेगा? वो उसे बहुत प्यार करती थी। हर रात उसके घर आने का इंतजार करती थी ताकि उसके लिए सूप बना सके। उसे सूप पीते देखकर उसकी आंखें खुशी से भर जाती थीं। हर रात वो मेरी बाहों में सो जाता था। हम बहुत खुश थे। लियू युएलान पूरी सच्चाई नहीं बता पाईं। जीजाजी की याददाश्त का जाना अस्थायी ही होगा ना? डॉक्टर ने क्या कहा? लियू रुयान की भौएं थोड़ी तन गईं और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। लियू युएलान ने तुरंत राहत की सांस ली। तो ये अच्छी बात है, उसने सोचा। जीजाजी की याददाश्त वापस आ जाए तो। लियू युएलान की बात सुनकर लियू रुयान का चेहरा लाल हो गया। तभी उसका फोन बज उठा। उसकी सहायक झांग यूजियाओ का फोन था। लियू रुयान ने तुरंत फोन अपने हाथ में ले लिया। झांग यूजियाओ ने बेबसी से कहा, अध्यक्ष लियू, श्री ये चेन अस्पताल में श्रीमान से मिलने आए थे और फिर श्रीमान ने मुझसे उनकी डिस्चार्ज प्रक्रिया संभालने को कहा। श्रीमान का रवैया बहुत अड़ियल था और मैं उन्हें मना नहीं पाई। लियू रुयान कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मैं अभी आती हूँ। आधे घंटे बाद जब लियू रुयान और लियू युएलान मेरे वार्ड के दरवाजे पर पहुंची, तो मैंने अंदर से ये चैन को गुस्से में कहते सुना, वो तुम्हें अस्पताल से जाने क्यों नहीं दे रही? क्या वो तुम्हें हमेशा के लिए वार्ड में बंद रखना चाहती है? लियू रुयान की भौहें तन गईं और उसने वार्ड का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि श्याओ युवान का शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ये चैन ने पीछे मुड़कर लियू रुयान को देखा और गुस्से में चिल्लाया, मैंने डॉक्टर से पूछा था और डॉक्टर ने कहा कि श्याओ युवान का शरीर बिल्कुल ठीक है। लियू रुयान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, साफ तौर पर ईर्ष्या से भरी हुई।
वो वाकई ये चैन को नापसंद करती थी। शाओ युआन स्पष्ट रूप से उसकी थी, लेकिन ये लड़का हमेशा उसे उससे छीनने की कोशिश करता था और उसे उसके खास उपनाम से भी पुकारता था। लियू रुयान ने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। शाओ युआन को भूलने की बीमारी है, क्या तुम्हें नहीं पता? ये चैन को कैसे पता चला कि शाओ युआन अस्पताल में है? ये शाओ युआन ने ही उसे बताया होगा। तो अगर शाओ युआन को सच में भूलने की बीमारी है, तो उसे ये चैन कैसे याद है? ये चैन तुरंत हंस पड़ा। है ना कमाल की बात? युआन आखिरकार अपनी सारी बुरी बातें भूल सकता है, और तुम कमीनी अब शाओ युआन को चोट नहीं पहुंचा सकती। लियू युएलान अपनी बड़ी बहन की सबसे ज्यादा इज्जत करती थी। वो ये चैन को अपनी बड़ी बहन को उसके सामने गाली देने की इजाजत कैसे दे सकती थी? ये चैन, तुम्हें मेरी बड़ी बहन को गाली देने की हिम्मत किसने दी? ये चैन ने ठंडे लहजे में कहा। शादी के समय ये चैन लियू बहनों को कितना पसंद करता था, अब वो उनसे उतनी ही नफरत करता है। दोनों नीच औरतें एक जैसी ही हैं। ये चैन ने ताना मारा। शाओ युआन, जब तुमने इसकी बड़ी बहन से शादी की थी तब तुम कैसे थे? 3 साल बाद तुम कैसे हो? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि ये तुम्हारी बड़ी बहन की वजह से नहीं है? ये तो चमत्कार है कि युआन तुम्हारे लियू परिवार में भूत नहीं बना। तुम्हारी बड़ी बहन नीच औरत है, बेशर्म व्यभिचारी। लियू युएलान गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन वो मेरी बात का खंडन नहीं कर सकी। दरअसल उसकी बड़ी बहन श्रीमान चू युआन के प्रति बेहद अच्छी थी, जैसा कि लियू परिवार में सभी जानते थे। लेकिन लियू परिवार में कोई भी ये नहीं बता सका कि उसकी बड़ी बहन और उस चू सैंग के बीच क्या चल रहा था। उसने अपनी बड़ी बहन से पूछा था, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे अपने काम से मतलब रखने को कहा। बाद में वो शांत हो गई। शायद वो सिर्फ एक करीबी पुरुष मित्र था। वैसे भी उसकी बड़ी बहन कभी भी अपने जीजा के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। लियू रुआन ने गहरी आवाज में कहा, छोटे युआन, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। चूशैंग के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से निर्दोष है। मुझे चूशैंग पसंद नहीं है और मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने धोखा नहीं दिया। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें याद रखने के लिए एक सूची दूं? हालांकि ये चैन को मेरी महत्वाकांक्षा की कमी से नफरत थी, लेकिन वो लियू रुआन के साथ मेरे रिश्ते से बेखबर नहीं था। इसलिए उसे हर बार पता होता था जब लियू रुआन और चूशैंग चर्चा में होते थे। बेशक शायद तुम सच कह रहे हो, तुमने शारीरिक रूप से धोखा नहीं दिया। ये चैन कुछ सोचता हुआ सा लगा और फिर से व्यंग करते हुए बोला, तुमने सिर्फ भावनात्मक रूप से धोखा दिया। पहली बार जब मैं उसके सामने फूट फूट कर रोया था, वो श्रीमान बनने के 6 महीने के बाद की बात है। तभी उसे एहसास हुआ कि श्रीमान का मेरा पद सिर्फ नाम का था। उसकी दयालु और सौम्य शिया युआन को बचपन से ही उसके परिवार द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, इस हद तक कि वो लियू रुआन की बार बार होने वाली बेवफाई को और सहन नहीं कर सका। एक बार खून की उल्टी करने की कगार पर उसने मुझसे हर तरह का संपर्क तोड़ दिया। नहीं नहीं, लियू रुआन ने ये चैन की ओर देखे बिना कहा। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। फिर भी मेरे उदासीन भाव ने उसे अभूतपूर्व घबराहट में डाल दिया। ये चैन ने लियू रुआन की ओर इशारा करते हुए दहाड़ा, नहीं नहीं, तुम अपनी शादी की रात शिया युआन को छोड़कर चूशैंग से मिलोगी। नहीं, तुम अपनी शादी की सालगिरह पर शिया युआन के साथ चूशैंग को अस्पताल ले जाओगी। एक अजीब सन्नाटा छा गया। लियू युएलान ने चारों ओर देखा और अंततः एक बात की पुष्टि की। उसके जीजा सचमुच अपनी याददाश्त खो बैठे थे। न केवल उसकी बड़ी बहन घबराई हुई थी, बल्कि वो भी। 3 साल में उसने अपने जीजा को लियू परिवार के प्रति इतना ठंडा कभी नहीं देखा था। लियू युएलान ने माहौल को संभालने और अजीब सी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की। जीजा जी, बड़ी बहन, असल में। लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं डिस्चार्ज होना चाहता था। साफ था कि मैं और कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता था। पिछले 3 दिनों में मैंने जो देखा और सुना था, उससे मैं पहले ही। लियू रुआन का जवाब सुनकर और ये जानकर कि वो कोई और है, उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। फिर उसने गहरी आह भरी। ठीक है, मैं डॉक्टर से आपका ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ। अगर सब ठीक रहा तो आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। मैंने अपने सामने खड़ी महिला को ठंडे लहजे में देखा और अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी मेरा एक बूंद भी खून लेने की इजाजत नहीं है। अगर उन्हें सच में खून निकालना ही है तो वे मेरे शव से खून निकाल सकते हैं।
मेरे कठोर शब्दों से लियू रुयान का चेहरा एकदम बदल गया। वो जानती थीं कि मैं हमेशा से ब्लड टेस्ट के खिलाफ रहा हूं। पिछले 3 सालों से वो मुझे हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मनाती रही थी। हर बार जब मैं परीक्षा पूरी कर लेता तो वो अपना काम छोड़कर कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रुक जाती। मैं हमेशा से अच्छा व्यवहार करता आया हूं, लेकिन इस कार दुर्घटना और मेमोरी लॉस के बाद वो पूरी तरह बदल गया लगता है। लियू रुयान को समझ नहीं आ रहा था कि मेमोरी लॉस, जो कि केवल याददाश्त खोना है, स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है। लियू युएलान ने गहरी सांस ली और बीच में आकर स्थिति को संभालते हुए कहा, बड़ी बहन, आपके पति ठीक लग रहे हैं, उन्हें ठीक हो जाना चाहिए। उन्हें घर जाकर आराम करने दीजिए। अस्पताल में रहना बहुत उबाऊ है। मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। मुझे माँ बाप को बुलाकर सुलह करानी होगी। आपके पति माँ बाप की बात सबसे ज्यादा सुनते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरी सलाह मानना बेहतर है। मैं आपको और आपके पति को अस्पताल में झगड़ते हुए नहीं देख सकती। अंततः लियू रुयान, मैं समझौता कर लेती हूँ और आपकी बात मान लेती हूँ। मैं अभी डिस्चार्ज पेपर लेने जाती हूँ। लियू रुयान को समझौता करते देख ये चेन ने सहज रूप से मेरी ओर देखा। क्या वो फिर से पिघल गई? 3 साल के यौनविहीन वैवाहिक जीवन ने यह साबित कर दिया था कि लियू रुयान एक पाखंडी दिखावटी औरत थी। उसकी कोमलता सिर्फ दिखावा थी। हालांकि जब तक लियू रुयान वार्ड से बाहर नहीं निकली, मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ये चेन को तुरंत राहत मिली। अच्छा हुआ, उसके छोटे बली के बकले को आखिरकार न्याय मिल गया। जब लियू रुयान डिस्चार्ज पेपर लेने गईं तो वार्ड में 3 बिन बुलाए मेहमान आ गए। मेरी बड़ी बहन चू युएचान और मेरे माता पिता। ये चेन ने तुरंत चू परिवार से व्यंग करते हुए कहा, अरे ये बदमाश यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर से पैसे मांगने आए हैं? ये सुनकर चू परिवार के चेहरे के भाव बदल गए। चू युएचान का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। ये चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चेन ने बाहें मोड़कर ठंडे लहजे में कहा, अगर वे यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों? चू परिवार में उस छोटे बली के बकरे के अलावा एक भी अच्छा इंसान नहीं है। ये चेन ने मेरे भूलने की बीमारी का फायदा उठाया और तुरंत चढ़ाने वाले लहजे में कहा, छोटे बली का बकरा, ये तुम्हारी माँ के परिवार वाले हैं। पिछले 3 सालों से ये लगातार तुमसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें बार बार बुलाते रहते हैं, इसलिए तुम इन्हें जल्दी भूल जाओ। ठीक है, तो क्या चू परिवार सच में गरीब है? ये चैन की आंखें थोड़ी फड़क उठीं। क्या चू परिवार सच में गरीब है? उसे याद आया जब हम दोनों हाई स्कूल में थे, तब उसे सच में लगता था कि मेरा परिवार गरीब है। इसलिए वो अक्सर छुट्टियों में मुझे अपने चाचा के वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम पर ले जाता था, ताकि मैं कुछ पॉकेट मनी कमा सकूं। नतीजा बहुत मज़ेदार था। जब वो पहली बार मेरे परिवार से मिला तो वे महंगे कपड़े पहने हुए थे और अपने छोटे राजकुमार चू शेंग को रेस्टोरेंट में लाए थे। चू शेंग की शरारतों और हंसी मजाक के बीच पूरा परिवार चू युआन को बदनामी करने के लिए डांटने लगा। गुस्से में आकर उसने काली मिर्च की चटनी का पूरा कटोरा चू शेंग के सिर पर उड़ेल दिया। बाद में उसे पता चला कि चू शेंग गुस्से के मारे बीमार पड़ गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे वो इतना खुश हुआ कि उसने चावल के कई अतिरिक्त कटोरे खा लिए। चू की माँ किनफंग हुआ नाराजगी से बोली, चू युवान, तुम फिर से इस बदतमीज आदमी के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अब तुम श्रीमान लियू हो? तुम्हारा रुतबा अलग है। इस तरह के नीच आदमी के साथ मत रहो। क्या तुम्हें याद नहीं है? उसकी निगाहें कुछ पल के लिए किनफांग हुआ के चेहरे पर टिकी रहीं, बिना किसी भावना के, और उसने कहा, मुझे याद नहीं है। किनफांग हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर गुस्से से भड़क उठीं। ये कैसा रवैया है? मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? एक तरफ खड़े ये चैन ने तुरंत कहा, तुम्हें अब भी पता है कि तुम उसकी माँ हो? क्या तुम उसे परिवार का हिस्सा मानती भी हो? जब उसने लियू रुयान से शादी की थी तो क्या तुमने उससे भारी दहेज नहीं मांगा था, मानो उसे 200 मिलियन में बेच दिया हो? चू युवान का मन किया कि इस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बेहोश कर दे। मेरी भाभी के पास बहुत पैसा है, उसे इसे थोड़ी सी भी कमी नहीं है। वैसे भी हमारे चू परिवार के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो बाहरी लोगों का काम है। ये चैन जाने ही वाला था कि मैंने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। मैं और चू शेंग इतने सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब इस बंधन को तोड़ने का समय आ गया है। मेरी पत्नी ने चू परिवार की मेरे पालन पोषण में की गई मदद का बदला पैसे से चुकाया है। अब से चलो हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और आगे कोई संपर्क नहीं रखते। चू शेंग और मेरे बीच अलगाव की बात सुनकर किनफांग हुआ फूट फूट कर रोने लगी।
तो अब तुम्हें पंख लग गए हैं और तुम अपनी माँ से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तुम वही हो जिसे मैंने 10 महीने पेट में रखा और जन्म दिया। मैंने तुम्हारे और चूशेंग के लिए अपनी कोख भी निकलवा दी थी, और अब मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। पास खड़े ये चिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पूछे बिना नहीं रह सके, क्या तुम्हें बच्चे पैदा करने की लत लग गई है? तुम्हारे 5 बच्चे हो चुके हैं और तुम और चाहती हो? चू यू चान ये चिन के और करीब आ गईं। चुप रहो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी? मेरी भौहें तन गईं और बिना सोचे समझे मैंने ये चिन को अपनी तरफ खींच लिया और ठंडे लहजे में चेतावनी दी, अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी छुआ तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। कम से कम अब मैं लियूरवान का कानूनी पति तो हूं। हालांकि लियूरवान एक नीच औरत है, लेकिन कम से कम वो मुझे भौतिक सुख देती है और मेरी प्रतिष्ठा और रुतबे की रक्षा करती है, उस ज्यू परिवार के विपरीत जो मेरा खून चाहता है और मेरी बड़ी बहन को परेशान करता है। मेरी इस हताशा भरी हालत को देखकर चू यू चान को आश्चर्य हुआ कि श्रीमान चू युआन ने सचमुच अपनी नौकरी खो दी है। उसके बगल में बैठी महिला ने मुस्कुराते हुए चू यू चान को एक तरफ खींच लिया और कहा, श्रीमान चू युआन, क्या तुम अस्पताल में हो? तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे चू युआन, तुम्हें आराम करना चाहिए। हम तुमसे किसी और दिन मिलने आएंगे। चू परिवार जानता था कि मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है और उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वे सब गुस्से में चले गए। चू परिवार के जाने के बाद मैंने ये चिन से कहा, चलो चलते हैं। मैंने कंबल उठाया और बिस्तर से उठकर जूते पहनने की तैयारी करने लगी। तभी दौड़कर लौटी लियूरुआन ने मुझे बिस्तर के पास देखा, मुझे उठाया, नीचे बैठ गई और मेरी एड़ी पकड़कर जूते पहनाने में मेरी मदद करने लगी। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया, फिर नंगे पैर एक तरफ खड़ा हो गया और झुककर उस औरत के हाथ से चप्पलें ले ली। मैंने खुद ही पहन ली। मैंने बहुत जल्दी जूते पहन लिए। लियूरुआन जमीन पर आधी बैठी हुई थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैंने जूते पहन लिए और उससे दूर चली गईं। लियूरुआन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी की और उसने धीरे से कहा, छोटी पतंग। मुझे जाते हुए देखकर लियू जुएलान ने हैरानी से कहा, बड़ी बहन, पहले जीजा जी के साथ घर जाओ, मैं मम्मी पापा को बुलाती हूँ। लियू जुएलान जानती थी कि मामला गंभीर है और वो अपने माता पिता से मदद मांगने के लिए बेताब थी। आखिरकार उसकी बड़ी बहन, जो हमेशा शांत और संकोची स्वभाव की थी, अपनी जीजा से केवल धीमी आवाज में ही बात कर पाती थी, और वो भी तब जब वो सुनने को तैयार होते थे। अब जब उसका जीजा उसके प्रति इतना ठंडा और रूखा व्यवहार कर रहा था तो उसे डर था कि उसकी बड़ी बहन कुछ कह ही नहीं पाएगी। उसके माता पिता का हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था। कठोर स्वर में लियू रुयान आखिरकार जमीन से उठी और वार्ड से बाहर चली गईं। मैं लियू परिवार की रॉल्स रॉयस में बैठ गया। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि वापस पहुंचकर लियू रुयान से तलाक के बारे में कैसे बात करूं। ड्राइवर आज एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार अध्यक्ष लियू रुयान और श्रीमान के बीच का माहौल बहुत अजीब था। आमतौर पर श्रीमान विनम्र और मृदुभाषी होते थे। श्रीमान ही अध्यक्ष लियू रुयान से बातचीत करते थे और चर्चा के विषय ढूंढते थे, लेकिन आज श्रीमान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए अध्यक्ष लियू रुयान का मूड खराब लग रहा था। ड्राइवर, जो एक आम आदमी था, थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार दोनों बड़े लोगों को विला में पहुंचाने के बाद ड्राइवर विला के बाहर पेड़ से टिककर गहरी सांसें लेने लगा। उसी समय मैं विला में दाखिल हुआ और प्रवेश कक्ष में खड़ा हो गया। बैठक कक्ष की सजावट को देखते हुए मैं थोड़ा सोच में डूब गया। ये घर बहुत आलीशान था। हर तरफ फैली गर्माहट ऐसी थी मानो किसी औरत ने इसे सजाया हो। लियू रुयान ने धीरे से मेरी कमर सहलाई और फुसफुसाते हुए कहा, याद है, ये हमारा शादी का कमरा है, मैंने इसे खुद सजाया है। मैं पीछे झुक गया और मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं नीचे बैठ गया और जूते बदलने का मौका पाकर उस औरत के हाथों से छूट गया। लियू रुयान एक पल के लिए चुप रही और फिर अपना खाली हाथ पीछे खींच लिया। लगता है उसे गुदगुदी हो रही है। मैं फिर उठा और सीधे ऊपर चला गया। चलो अध्ययन कक्ष में बात करते हैं। मुझे लियू रुयान का सामना करना है। बेशक ये शादी आसान नहीं होगी। लियू रुयान बीजिंग की एक जानी मानी हस्ती हैं जो अपनी प्रतिष्ठा और छवि को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं, इसलिए उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ी। लियू रुयान ने मुझे ऊपर जाते देखा और कुछ पल हिचकिचाने के बाद ही वो मेरे पीछे आईं। हम अध्ययन कक्ष में सोफे पर आमने सामने बैठ गए। लियू रुयान के पतले होंठ हल्के से हिले। क्या आप ताज़ा जूस पीना चाहेंगे? मैंने चुपचाप मना कर दिया, मुझे प्यास नहीं थी। फिर मैंने सीधे मुद्दे पर बात की। लियू रुयान, चलो तलाक ले लेते हैं। चू शेंग के साथ ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तलाक सुनकर लियू रुयान ने अपना हाथ अपनी गोद में रख लिया। मैंने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उनका चेहरा शांत था और वो मुझे देख रही थीं। लियू रुयान, पहले मुझे छोड़ो।
लियू रुयान स्वाभाविक रूप से मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे कसकर पकड़े रहीं। मैंने शांत भाव से पूछा, आपका तलाक की संभावना पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है ना? लियू रुयान ने मेरी बाहों पर अपनी पकड़ और कस ली। हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाती मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। लियू रुयान का तलाक से असहमत होना मेरी उम्मीदों के मुताबिक ही था। यहाँ तक कि अमीर जोड़े भी जो अपनी अपनी मर्जी से रहते हैं तलाक नहीं लेते। उनके लिए उनकी इज्जत उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, अगर आप 3 शर्तें मानकर मेरे साथ एक समझौता कर लें तो मैं फ़िलहाल आपको तलाक न देने पर विचार कर सकता हूँ। लियू रुयान ने अपना सिर मेरी गर्दन में छिपा लिया और फुसफुसाते हुए कहा, पहली शर्त, अब कोई मेरा खून नहीं निकालेगा। हालांकि RH नेगेटिव खून कीमती है, लेकिन चू और लियू परिवारों के संसाधनों से चू शेंग को RH नेगेटिव खून दान करने के लिए दूसरे स्वयंसेवक आसानी से मिल जाएंगे। लियू रुयान काफ़ी देर तक चुप रहीं, लेकिन आखिरकार मान गईं। उसकी सहमति सुनकर मैंने दूसरी शर्त रखी। दूसरी शर्त, मैं चू परिवार से सारे संबंध तोड़ दूंगा। अगर आप भविष्य में फिर कभी चू परिवार की मदद करें तो कृपया चू शेंग के नाम पर करें और मुझे इसमें किसी भी तरह से शामिल न करें। इस बार लियू रुयान तुरंत मान गई। ठीक है। तीसरा, मुझे काम पर जाना है। मेरी पहचान मेरे कार्यों को सीमित करती है। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। लियू रुयान ने बिल्कुल सही कहा। उसने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं और मेरी आंखों में देखा। छोटे युवान, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। मैंने शांति से उसे बीच में ही रोक दिया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी, उसने कहा। आखिरकार तुम उसी के ऋणी हो जो तुम्हारा खर्चा उठाता है। चू परिवार बिना कुछ दिए सब कुछ चाहता था, जबकि लियू रुयान ज़्यादा चालाक थी। वो जानती थी कि मुझे रिश्वत देने के लिए पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन लियू रुयान ये नहीं समझ पाई कि मेरी पिछली अधीनता उसके पैसे की वजह से नहीं थी। सौभाग्य से एक कार दुर्घटना ने मुझे सब कुछ भुला दिया। अब जब ऐसा है तो मैं अब लियू रुयान का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लियू रुयान तलाक के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए श्रीमान लियू के रूप में मेरी पहचान ही मेरे लिए खुद का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त है। लियू रुयान काफ़ी देर तक चुप रहीं, फिर आखिरकार मान गईं। ठीक है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए जब आप बाहर जाएंगी तो मैं एक अंगरक्षक को आपकी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से भेजूंगी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। क्या ये निगरानी है, या आपको डर है कि मैं भाग जाऊंगा, या आपको चिंता है कि चू शेंग के पास पांडा के जूते नहीं बचेंगे? वैसे भी अगर उन्होंने मेरे जूते चुराकर चू शेंग को फिर से दे दिए तो मुझे पागल हो जाने के लिए दोष मत देना। लियू रुयान ने मेरी ओर देखा, जिस पर मेरा भरोसा मेमोरी लॉस के बाद बिल्कुल खत्म हो गया था, और कड़वाहट से समझाया, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपने सामने खड़ी महिला को देखा। चूंकि आप तीनों शर्तें मान चुकी हैं तो चलिए एक समझौता कर लेते हैं। अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि ये निष्पक्ष हो। उसे जवाब देने का मौका दिए बिना उसने कहा, समझौता तैयार करो, मुझे हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ लाओ, और अध्ययन कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। अगली सुबह मैंने अपने भाई ये चेन को बताया कि मैं उसके चाचा की रियल एस्टेट कंपनी में काम करने जा रहा हूँ। जब लियू रुयान ने अपने कपड़े समेटे और नीचे आई तो उसने पाया कि मैं पहले ही जा चुका था। उसने मेज़ पर रखे बिना छुए नाश्ते को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने नौकरानी को बुलाया। नौकरानी का चेहरा तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। माफ़ कीजिए मालकिन, उसने कहा। मैंने मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नज़र पड़ते ही मैंने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। वे पहले बहुत ही सौम्य थे। लियू रुयान की भौएं ईर्ष्या से थोड़ी सिकुड़ गईं। विला के सभी नौकरों को मैंने खुद चुना है। मेरा हमेशा से उनसे अच्छा रिश्ता रहा है। अपनी याददाश्त खोने के बाद मैं इतनी क्यों बदल गई हूँ? शायोवान उसकी हर बात का विरोध करता हुआ लग रहा था और उससे दूरी बनाए रखना चाहता था। जैसे ही लियू रुयान का चेहरा और भी गंभीर और उदास होता गया, उसका फ़ोन बज उठा। बूढ़ी मैडम लियू का फ़ोन था। माँ, लियू रुयान ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई थी। बूढ़ी मैडम लियू की आवाज़ सिसकियों से भर गई थी। रुयान, तुमने चू यान को फिर से कैसे दुखी कर दिया? क्या तुम उस चू शेंग से दूर नहीं रह सकती? माँ ने आपको कितनी बार कहा है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, आप क्यों नहीं सुनती? लियू रुयान ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो माँ, चू यान की भूलने की बीमारी अस्थायी है, वो मुझे याद कर लेगा।
बूढ़ी मैडम ल्यू ने गहरी सांस ली। चूयान तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन तुम उसे इस तरह दुख पहुंचाती रहती हो। आखिरकार उसका दिल टूट जाएगा। अगर तुम्हारे पिता हमेशा सोशल मीडिया पर किसी दूसरी औरत के साथ ट्रेंड करते रहते तो मैं उन्हें बहुत पहले ही तलाक दे देती। ये सुनकर ल्यू युआन ने अपना फ़ोन और कसकर पकड़ लिया। छोड़ो, अब तुमसे बात करने का मन नहीं है। तुम्हारे पिताजी और मैं अभी अभी विमान से उतरे हैं और चूयान से मिलने आए हैं। बूढ़ी मैडम ल्यू को ल्यू युआन के फ़ोन ने वापस बुलाया। दोनों बुजुर्ग घूमने और ट्रैकिंग पर गए हैं। मैडम ल्यू ने ऊंची आवाज़ में कहा, चूयान घर पर नहीं है क्या? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं और वो घर पर नहीं है। क्या तुम्हारी उससे बहस हुई और वो घर से भाग गया? वो तो काम पर गया है। ल्यू युआन की बात सुनकर मैडम ल्यू और भी गुस्से में आ गईं। मुझे लगता है तुम सच में उलझन में हो। अब मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं चूयान को फ़ोन करने जा रही हूँ। विला के बैठक कक्ष में काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। थोड़ी देर बाद मैडम ल्यू ने फिर फ़ोन किया। चूयान के फ़ोन पर कॉल क्यों नहीं लग रहा? लियू रुयान का दिल बैठ गया। उसने तुरंत मैडम लियू का फ़ोन काट दिया और फिर मुझे फ़ोन किया, लेकिन कॉल नहीं लग पाया। ईर्ष्या से लियू रुयान की भौहें थोड़ी तन गईं। फिर उसने मुझे एक लाल विस्मय चिन्ह वाला दूसरा संदेश भेजा। तभी लियू रुयान को एहसास हुआ कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे नहीं पता था कि बूढ़ी मैडम लियू वापस आ गई हैं। मैं पहले ही कार से उतरकर रियल एस्टेट कंपनी में ये चेन से मिल चुका था। चलो चलते हैं, मैंने अपने चाचा को बता दिया है। वो इतने खुश हैं कि उनकी मुस्कान रुक ही नहीं रही। ये चेन ने ये कहते हुए अपनी आंखें घुमाईं, श्री चू युआन का व्यवहार वाकई अलग है। कंपनी में प्रवेश करते ही मेरी नज़र एक पल के लिए ये चेन के चेहरे पर टिकी रही, फिर धीरे से नज़रें हटा लिया और सोचने लगा, ये सच में मेरे अच्छे भाई हैं और अपने लोगों के प्रति इतने सुरक्षात्मक हैं। मेरे लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद लियू रुयान द्वारा भेजा गया काले कपड़ों वाला अंगरक्षक मेरे पीछे आया। वो तब तक दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहा जब तक ये चेन और मैं कार्यालय में नहीं पहुंच गए। उसका फ़ोन, जिसका इस्तेमाल लियू रुयान के साथ एक तरफा संचार के लिए किया जाता था, वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और जवाब दिया, श्रीमान लियू अच्छे मूड में हैं, ब्लॉक किए जाने के बाद उनका मूड खराब हो गया है। लियू रुयान ने यह जवाब देखा, क्या चू युआन ब्लॉक होने की वजह से अच्छे मूड में है? मैंने तो उसके पूरे परिवार को ही ब्लॉक कर दिया था। हम तो पहले इतने करीब थे। भूलने की बीमारी से पीड़ित शाओ युआन वाकई बहुत विद्रोही है। ये बात छुपाना नामुमकिन है कि पूरे लियू परिवार को ब्लॉक कर दिया गया है। बूढ़ी मैडम लियू ने अपना फ़ोन बदला और तुरंत कॉल किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैडम लियू अब और चुप नहीं बैठ सकीं। नहीं, हमें चू युआन से बात करनी ही होगी। कौन जाने याददाश्त खोने के बाद किसने उसके मन में ये उल्टे सीधे विचार डाल दिए हैं जिससे वो हमसे दूर हो गया है। शायद वही चू युआन हो जो इतना गुस्से में है कि उसे जान से मारना चाहता है। चू युआन थोड़ा चौंक कर बोला, बड़ी बहन आपने क्या कहा? यह बिल्कुल सच है। बड़ी बहन चू युचान ने कहा, चू युआन की याददाश्त जाने के बाद उसने हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक कर दिए। जिसने भी उसका ब्लॉक किया हुआ नंबर देखा वो दंग रह गया। विदेश में छुट्टी पर गए चू युआन थोड़ा हैरान थे। 3 साल बीत गए हैं, लेकिन सौभाग्य से चू युचान शांत स्वभाव की हैं और ज्यादा बात नहीं करती। श्रीमान चू युआन 3 साल पहले चू परिवार की कहानी से अनजान रहने के कारण अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन अब जब चू युआन को भूलने की बीमारी है और वो चू परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है, तो वो अपनी साजिशें कैसे जारी रख सकता है? चू युए चान को अस्पताल में उनसे संबंध तोड़ते समय मेरी आंखों में दिख रही बर्फीली नज़र याद आ गई। चू युआन दिखावा नहीं कर रहा था। उसने अस्पताल में हम सबके सामने ये बात कही थी। चू शेंग तुरंत तनाव में आ गया। क्या उसने मुझे रक्त चढ़ाने की बात कही थी? नहीं। चू युए चान के जवाब से चू शेंग को राहत मिली। अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने नहीं आई। अगर आ जाती तो उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता। चू शेंग ने मेरे व्यक्तित्व के बारे में सोचा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बड़ी बहन, मुझे तुरंत चीन वापस जाने के लिए फ़्लाइट बुक करनी होगी। मैं चू युआन से मिलना चाहता था ताकि पता चल सके कि क्या उसे सच में भूलने की बीमारी है। उस शाम काम खत्म होने के बाद जब मैं अपना कमरा बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जवाब देने का इरादा नहीं किया था, लेकिन नंबर लगातार बजता रहा। मेरी निगाहें ठंडी और तीखी थीं। मुझे हल्का फुल्का अंदाज़ा हो गया था कि क्या हो रहा है। फिर मेरे होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और मैंने उंगली के इशारे से जवाब दिया।
एक मृदुभाषी लेकिन शातिर दिखने वाले व्यक्ति ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई, मैं जल्द ही चीन वापस आ रहा हूं, क्या तुम खुश हो? मैंने आंखें सिकोड़ ली। मुझे लगा कि ये चू परिवार का ही कोई सदस्य होगा जिसे मैंने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन चू शैंग नहीं। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत खुश हूं, एकदम सही समय, तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए। अरे, मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूं। चू शैंग के शब्द गले में अटक गए। ये वो मैं नहीं था जिसे वो जानता था। बचपन से लेकर युवावस्था तक मैं हमेशा कोमल और दयालु रहा था, और उसे मेरी ये कोमलता पसंद नहीं थी, इसलिए वो मुझ पर इस तरह से हमला कर रहा था। मैं चू शैंग से और बात नहीं करना चाहता था। चू शैंग, मेरी बात मानो, मैं तुमसे 100 गुना 1000 गुना बदला लूंगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। 3 दिन बाद चू शैंग को चू परिवार के विला से चू बहनों ने ले लिया। एक नन्ही चिड़िया की तरह चू शैंग उड़कर बैठक में गया और अपने प्यारे माता पिता को गले लगा लिया। चू परिवार के स्नेहपूर्ण देखभाल में ही चू शैंग बैठ पाया।